नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी हम ये मानने लगते हैं कि भारत की राजनीति अब इवेंट मैनेजमेंट से ही चलेगी, तभी भारत की जनता गलत साबित कर देती है। लगता है वो जिद पर अड़ी हुई है कि लोकतंत्र में राजनीति को प्रबंधन से नहीं चलने देंगे। राजनीति चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बुनियादी मुद्दों से। आपने राहुल गांधी की खाट सभा की चर्चा शुरू की तो सब खाट को लेकर ही बात करते रहे। किसानों के मुद्दे को मीडिया में कम जगह मिली, शायद इसलिए भी कि मीडिया में भी किसानों के मुद्दे को लेकर ना तो धीरज बचा है, ना ही नेताओं की बातों पर भरोसा कि वाकई ये किसानों के प्रति ईमानदार है। लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं और किसानों के साथ चाय पे चर्चा प्रधानमंत्री मोदी का ब्रांड बन गया। अन्ना आंदोलन के बाद से भारतीय राजनीति में चुनावी रणनीति पर इवेंट की रणनीति हावी होने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उस इवेंट को और बड़ा किया जाने लगा। हैशटैग को आंदोलन में बदलकर न्यूज चैनलों पर बहस की जगह बनाई गई, कब्जा किया गया। कहा जाने लगा कि फला नेता या पार्टी के पास टीम नहीं है, टीम से ही नेता पैदा हो सकता है। प्रधानमंत्री ने तो विदेश यात्राओं के समय स्टेडियम को नए मंच के रूप में इस्तेमाल किया, जहां वक्ता और उसकी आवाज को भव्य रूप दिया जा सके। इसलिए राजनीतिक दल भी चुनावी प्रबंधकों की टीम के बगैर चुनाव में जाने से घबराने लगे हैं। राजनीतिक दलों का यह विश्वास गहरा होता जा रहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए जो हवा बांधी जाएगी, जनता अपना सवाल छोड़कर उस हवा को कूलर और एयर कंडीशन की हवा समझने लगेगी। लेकिन आज भी राजनीति तय करने का अधिकार और अवसर अभी भी जनता के पास ही है। मीडिया ना हो, राजनीतिक दल उन मुद्दों पर ईमानदार ना रहे, बात ना करें, तब भी जन आंदोलन खड़े हो सकते हैं। गुजरात में जब गौरक्षकों ने दलित युवकों को मारा तो उनके खिलाफ गुस्सा चैनलों की बहस से नहीं भड़का। राजनीतिक दलों को लगा कि मीडिया दिखा नहीं रहा, इसलिए वो ज्यादातर चुप ही रहे, तो जनता चुप नहीं रही। जनता ने, गुजरात के दलितों ने खाट सभा और चाय पे चर्चा से भी आक्रामक आइडिया निकाला और मरी हुई गाय की खाल उतारने से मना कर दिया, गाय को सड़कों पर फेंक दिया। बिना किसी स्थापित नेता के अहमदाबाद और ऊना में लोग जमा हो गए। वही हाल पटेल आंदोलन का भी रहा। जब तक मीडिया की नजर पड़ती, यह आंदोलन आक्रामक हो चुका था। आरक्षण की मांग के साथ साथ इसका एक मुख्य आधार यह भी था कि फीस बहुत महंगी हो गई है और नौकरी जो मिलती है वो फीस के अनुपात में काफी कम सैलरी वाली है। नेताओं और चर्चाकारों ने आरक्षण को तो मुख्य मुद्दा माना, लेकिन बाकी मुद्दों पर सब चुप रह गए। अब महाराष्ट्र में एक ऐसा ही आंदोलन चल रहा है जिसे किसी इवेंट कंपनी ने नहीं रचा है। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, इस आंदोलन में कोई भाषण नहीं होता, कोई मंच नहीं। लाखों की संख्या में मराठा समाज के लोग निकल रहे हैं और लंबी लंबी रैली करते हैं, घर चले जाते हैं। हम इसी रैली के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रेजिडेंसी क्लब में मराठा समाज से जुड़े कई संगठनों की एक गोलमेज परिषद हो रही थी। तभी 13 जुलाई की एक घटना पहुंचती है कि एक मराठा लड़की के साथ कथित रूप से 3 दलित लड़कों ने बलात्कार किया और उन लड़कों ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगाने की धमकी भी दी थी। इस खबर ने गोलमेज परिषद की दिशा बदल दी। लेकिन उस बैठक में क्या चर्चा हो रही थी? उस बैठक में मराठा समाज के लिए काम करने वाले पूरे प्रदेश से कोई 30 संगठन आए थे, समाजशास्त्री आए थे, इतिहासकार और पत्रकार भी। वहां समाज से जुड़े 20 मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। परिषद को बुलाने वाले बहुजन आंदोलन और फूले शाहू अंबेडकर विचारधारा के लोग भी थे उसमें। इनका मकसद यही था कि मराठा समाज ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का असर बढ़ता जा रहा है उसमें। मराठा लोग टीवी के जरिए पॉपुलर होने वाले बाबाओं के प्रभाव में आ रहे हैं, इससे उन्हें बचना चाहिए। इसके अलावा वहां 2 सबसे बड़े मुद्दे थे। एक यह कि आत्महत्या करने वाला 90% किसान मराठा है। गांव से दूसरी जातियां चली गई हैं, मराठा किसान गांव में है लेकिन गांव रहने लायक नहीं। मराठा को वोट लेकर मराठा नेता इन किसानों की समस्या का हल नहीं करते। इसी के साथ मराठा युवाओं का मुद्दा था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स की फीस बहुत महंगी हो गई है। ओबीसी और अनुसूचित जाति को फीस माफी और छात्रवृत्ति की सुविधा है। मराठा युवकों के गरीब तबके को भी आर्थिक आधार पर छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन बाकी युवकों को नहीं मिलती। इस कारण ये युवा आरक्षण को दोषी मानने लगे। युवाओं का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि कोई भी राजनीतिक दल महंगी शिक्षा को आवाज नहीं दे रहा है। अगर यह बात सही है तो गुजरात के पटेल आंदोलन से लेकर महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन तक यही बता रहे हैं कि हमारे राजनीतिक दल सिर्फ युवा करते हैं, मगर महंगी शिक्षा और खेती के संकट पर चुप्पी साध जाते हैं। युवाओं का राजनीतिक दलों को छोड़कर सामाजिक संगठनों की तरफ जाना यह बता रहा है कि राजनीतिक दलों में उनका भरोसा कितना कम हुआ है। वो यह मानने लगे हैं कि महंगी फीस पर कोई भी दल या नेता ईमानदार हो ही नहीं सकता। मराठा आंदोलन जरूर आरक्षण मांगने और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को लेकर मुखर है या इसे ही उभार रहा है। इस आंदोलन से जुड़े एक सज्जन से बात की तो उन्होंने बताया कि आंदोलन की तरफ से जो मांग पत्र कलेक्टर को दिए जा रहे हैं
उसमें एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की बात नहीं है, दुरुपयोग कम करने की बात है। इन मांगों को और कोपराडी बलात्कार कांड को लेकर अहमदनगर में कोई 10-12 संगठनों ने एक मार्च निकाला। 10,000 के करीब लोग होंगे, उसे मीडिया ने नोटिस नहीं लिया। उसके बाद औरंगाबाद में मार्च निकला, काफी बड़ी संख्या में लोग आए, मीडिया ने दरकिनार कर दिया। लेकिन इस बात को लेकर मराठा समाज गुस्से में आ गया कि लाखों लोगों की रैली हुई और मीडिया ने अनदेखा कर दिया। लिहाजा तय हुआ कि अब मीडिया पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए बात फैलाई जाएगी। जलगांव के मूक मार्च को ड्रोन कैमरे से शूट किया गया, इसलिए आप मूक मार्च से संबंधित जितनी भी तस्वीरें देखेंगे ज्यादातर ऊंचाई से ली गई हैं, वहां भीड़ ज्यादा प्रधान है, संख्या और उसकी ताकत का भाव भरने के लिए। मराठा समाज को लगा कि बिना नेता के भी उनकी रैली हो सकती है। मीडिया चुप रहा, मगर लोग बातें करने लगे। जलगांव के बाद बीड़ और परभनी में भी मूक मोर्चा निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आए। औरंगाबाद की रैली में इस आंदोलन की रूपरेखा तय हुई कि कोई नेता मंच पर नहीं जाएगा, होगा भी तो सबसे पीछे चलेगा, भाषण नहीं होगा, नारा नहीं लगेगा। इसके लिए कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी नहीं बुलाई गई, बल्कि लोगों ने आपस में ही विचार विमर्श कर आइडिया बना लिया। यही कि घर से काले टी शर्ट या कपड़े में आना है। अब तो ये टी शर्ट बिकने भी लगी है। 150 से 200 रुपए का टी शर्ट लॉन्च हो गया है। सर पर काले रिबन बांधकर निकलना है ताकि लगे कि विरोध मार्च में आए हैं। सबसे कहा गया कि वे हाथ में भगवा झंडा लेकर आए, शिवाजी से जुड़ा हुआ झंडा। आप कई तस्वीरों में देखेंगे कि मूक मार्च में भगवा झंडे की भरमार है। इन झंडों की तस्वीर खास एंगल से ली गई है ताकि एक ताकतवर समूह होने का संदेश भी जाए। मूक मोर्चा में सिर्फ अधिकृत पोस्टर होता है, कोई अपनी तरफ से बैनर लेकर नहीं जाता है। मोर्चा में कौन कहां होगा यह सब तय किया जाता है। सबसे पहले छात्राएं, उसके बाद महिलाएं, फिर महिला नेता, युवा, पुरुष। पुरुषों में भी क्रम तय है, वकील होंगे, शिक्षक होंगे, इंजीनियर, व्यापारी, फिर राजकीय नेता और स्वच्छता कार्यकर्ता जो कचरे को उठाते हैं और फेंक दूसरे जगह रखते हैं। सबसे आखिर में आयोजक होते हैं। यह मोर्चा खत्म होने के बाद काले कपड़ों में लड़कियां कलेक्टर को अपना मांग पत्र सौंपती हैं। अब तो मूक मोर्चा नाम से पानी का बोतल भी आ गया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस कह रहे हैं कि आरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन मामला अदालत से तय होगा और आरक्षण से आगे भी जाकर समाज की समस्याओं को हल के लिए प्रयासरत है। गांव में वो रोजगार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आरोप है कि मूक मोर्चा को कांग्रेस और एनसीपी बढ़ावा दे रही है। शरद पवार ने एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की मांग की है, जिसमें अगर आप दलित के साथ हिंसा करते हैं या कोई अपराध तो 10 साल की सजा हो सकती है। लेकिन इन दलों को भी पता नहीं है कि मूक मोर्चा का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे कर लिया जाए। यह बात किसी को समझ नहीं आ रही। क्या यह मोर्चा मराठा समाज और दलित समाज को आमने सामने खड़ा कर देगा एट्रोसिटी एक्ट के सवाल पर? यह सबसे बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र की राजनीति में मूक मोर्चा ने आशंका और कौतूहल दोनों पैदा कर दिया है। भारी बहुजन महासंघ के प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि मूक मोर्चा दलितों के खिलाफ नहीं है, यह उनकी सरकार से अपनी लड़ाई है। मूक मोर्चा के खिलाफ कोई विरोधी मार्च नहीं निकाले। दलितों को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुरू में आक्रामक स्टैंड लिया, मगर अब आरपीआई टकराव नहीं चाहती। अठावले और प्रकाश अंबेडकर का कहना है कि एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट समाप्त करने की मांग सही नहीं है और ना होगी, न ये एक्ट होगा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी को अगर समस्या है तो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाकर दिखा दें। बुधवार को नवी मुंबई में भी मूक मोर्चा निकला। सोलापुर में भी बड़ी संख्या में लोग मार्च में आए। हर जगह स्थानीय मराठा समाज ही इसमें शिरकत कर रहा है। मध्य जुलाई से मूक मोर्चा निकल रहा है और अभी अक्टूबर के आखिर तक निकलेगा। पुणे, वाशिम, बुल्ढाना, बारामती, कई जिलों का अपडेट आ गया है। सबसे बड़ा मोर्चा सतारा में निकलने वाला है, जिसे शिवाजी महाराज की राजधानी के रूप में जाना जाता है। एक मराठा लाख मराठा का नारा है। हर जगह भीड़ का टारगेट व्हाट्सएप के जरिए दिया जा रहा है। मराठा समाज पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में इतने सालों तक मराठा नेताओं का ही राज रहा, फिर भी उनकी हालत खराब क्यों है? मूक मोर्चा की एक मुख्य मांग यह भी है कि खेती को लेकर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के हिसाब से उन्हें हक मिले, यानी किसान को लागत में 50% जोड़कर मुनाफा दिया जाए। बीजेपी ने लोकसभा में वादा किया था। राहुल गांधी इस मांग को यूपी में उठा रहे हैं, मगर वहां जोर नहीं पकड़ पा रहा है। महाराष्ट्र में सब चुप हैं, लेकिन वहां यह मांग सामाजिक संगठनों के मंच पर जगह पा रही है। चूंकि तय हुआ है कि संगठन की तरफ से कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कोई आयोजक बोल ही नहीं रहा। सरकार भी हैरान है कि बात करे तो किससे करे। प्राइम टाइम में दो सवाल है, आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के सवाल महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन क्या यह भी बड़ा सवाल नहीं है कि जिन मुद्दों पर राजनीतिक दलों को ईमानदार होना चाहिए वो अब सामाजिक मंचों से उठाए जाने लगे हैं।
क्या ये संकेत नहीं है कि राजनीतिक दलों के प्रति जनता का भरोसा कम होता जा रहा है? हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जेएनयू के असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिंद अवार साहब हैं। आप महाराष्ट्र से ही हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दलित विषयों से जुड़े मुद्दों पर आपका शोध कार्य रहता है। अभिजीत राणे साहब हैं, अध्यक्ष हैं आप मुंबई अखिल भारतीय मराठा महासंघ के। और निरंजन टाकले साहब हैं, आप विशेष संवाददाता हैं द वीक के। निरंजन जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि ये जो मूक मोर्चा है, मार्च जो निकला है महाराष्ट्र में और अलग अलग जिलों में, इसका विश्लेषण आप कैसे करना चाहेंगे? क्या ये एक राजनीतिक दलों की, हमारे नेताओं की विफलता का भी एक तरह से प्रतीक है? निश्चित रूप से ये राजनीतिक दलों की विफलता का प्रतीक तो है ही, लेकिन इसके थोड़ा इतिहास में अगर जाएंगे तो ये जो समाज है, इस समाज को महाराष्ट्र में अपने आप को और बाकी समाज भी, मराठा समाज को मराठी में जिसे हम कहते हैं लाखाचा पोशिंदा, मतलब लाखों को संभालने वाला, इस तरह से उनके बारे में कहा जाता था। जब तक खेती ये एकमात्र जरिया था उत्पादन का और कमाई करने का, तब तक ये सही था। लेकिन जब खेती के बगैर दूसरे मार्ग उपलब्ध हुए तो बाकी सारे गांव के समाज ये उन मार्गों की तरफ गए और ये मराठा समाज इसी अपने भ्रम में रहा कि मैं मुझ पर जिम्मेदारी है सबको संभालने की, सबको साथ ले जाने की। तो वो इसी भ्रम में रहा, वो खेती उसके पैरों की एक बेड़ी बन गई। और इस हालत में वो समझ ही नहीं पाया कि अगले 50 सालों में जो आज का जमींदार था वो कल का एक अल्पभूधारक मार्जिनल फार्मर बन गया। इस दौरान उसका जो हर जगह पे मानभंग हो रहा था, उसका जो अपमान उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा था, वो चाहे उसके गांव की विविध कार्यकारी सोसाइटी से जुड़ा या एपीएमसी मार्केट में हो या कोऑपरेटिव बैंक्स में हो, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज में हो, जहां कहीं भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था तो हर जगह पे उसका एक ह्यूमिलिएशन वो फील कर रहा था। और कोपरडी की जो घटना हुई वो उसके मानभंग का एक परमोच्च बिंदु हो गया, जब वो ये सहन नहीं कर पाया कि अब मेरी ये हालत है। दूसरी बात यह है कि पिछले 2-3 महीनों से, मतलब पिछला पूरा साल महाराष्ट्र में अकाल का गया, आत्महत्याओं की परसेंटेज बहुत बड़ी, 3000 से ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में हो चुकी। मेजॉरिटी फार्मर्स ये मराठा समाज के हैं। हाँ। उसके बाद पिछले 2 महीनों से प्याज रस्ते पर फेंका जा रहा है, टमाटर रस्ते पर फेंका जा रहा है, और आज क्योंकि उसको भाव नहीं मिल रहा, 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो इस किस्म के भाव मिल रहे हैं। अब इस सूरत में प्याज और टमाटर रस्ते पर फेंकने वाला भी आज रस्ते पर आ गया है। तो क्योंकि उसके जो बेसिक सवाल थे उस पर कभी किसी भी सरकार ने इलाज नहीं ढूंढा, हमेशा बीमारी के लक्षणों पर इलाज किया गया, बीमारी पर कभी इलाज नहीं हुआ। जी अभिजीत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोगों के आंदोलन का उसकी मुख्य मांग क्या है? क्या जो निरंजन साहब कह रहे हैं कि खेती का संकट है और उस संकट से बहुत तरह का असर पड़ा है, नेता उस पर केवल बोलते हैं, चुप रह जाते हैं, या ये रिजर्वेशन मेन मांग है आपका और एट्रोसिटीज एक्ट मांग है? निश्चित तौर पर ये जो मोर्चे है वो मराठा समाज का एक अनरेस्ट है। मराठाओं का ये जो मोर्चा रस्तों पर आ रहा है वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मांगे है वो पहली मांग ऐसी थी कि जो खोपरडी की जो घटना है वो उस घटना को आज लगभग 90 दिन पूरे होने के लिए 4 दिन बाकी है, और आज तक अभी तक चार्जशीट फाइल होने का टाइम आया है। और ऐसी हालत है कि ये जो आरोपी जो अटक हुए हैं उनको वो आधार पर अभी बेल भी मिल सकती है। और सरकार अभी तक सीरियस नहीं है ये कोई भी मुद्दों पर, फार्मिंग का इशू हो या अलग, जो भी हमारे परम मित्र ने जो भी अपने वक्तव्य में जो भाष्य किया वो सभी वक्त जो है उनके जो स्टेटमेंट्स है उनसे हम सहमत है। मगर ये जो हमारी डिमांड्स है, जो बेसिक डिमांड है, पहली डिमांड जो है वो एट्रोसिटी एक्ट में बदलाव,
ये जो कोपरडी के जो विशेष जो 3 आरोपी है उसमें से जो 3 आरोपी है उसमें से जो एक आरोपी है वो हिस्ट्री क्रिमिनल है। इसके पहले भी वो खून के आरोप में पकड़ा गया था और वो एट्रोसिटी कायदे के तहत उन्होंने वहां के जो लोग थे, अफेक्टेड लोग थे, उनको दबाव, एट्रोसिटी का कानून का दबाव दिखाकर वो उसमें से एस्केप होने की कोशिश कर रहे थे। और उसके वजह से ये इंसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने पुलिस स्टेशन पे वहां पर स्थानिक जगहों पर उन्होंने अभिजीत जी, मैं समझ सकता हूं 90 दिन है, चार्जशीट पेश किया गया, अदालत में क्या हो गया तो हम नहीं जानते, तुरंत कह दें कि सरकार सीरियस नहीं है, क्या पता उसमें वो लोग जेल भी चले जाएं। एक घटना हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो समाज के आपके जो बाकी मुद्दे हैं, महंगी शिक्षा है ना, जो पहली मीटिंग में बात हो रही थी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें, उन सब को छोड़ के मतलब या उन सब के बहाने क्या ये सही है कहना कि आप लोग एट्रोसिटी एक्ट को टारगेट कर रहे हैं? क्या एट्रोसिटी इतना बड़ा मसला है आपके आत्महत्या के सवाल के सामने, महंगी फीस के सामने और जो भी सांस्कृतिक भटकाव आ रहा है उसके सामने? नहीं, हमारा रोष कोपरडी मुद्दे के ऊपर, ये पहला जो इशू जो ये कॉपअप हुआ, ये कोपरडी मुद्दे के वजह से कॉपअप हुआ। महाराष्ट्र के एक मराठा लड़की के ऊपर ये बलात्कार हुआ और ये बलात्कार होने के बाद में जिस प्रकार से शासन ने उसे हैंडल करना था, एक घटना को लेकर है, अगर या तो आप प्रमाण दें कि बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज बढ़ रहा है ना, तो एट्रोसिटीज अगर आप करेंगे, रेप लॉ का भी दुरुपयोग होता है, तो रेप लॉ थोड़ी खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में गए अनेक सालों में एट्रोसिटी एक्ट आने के बाद निश्चित तौर पर ये एक्ट का दुरुपयोग बड़े संख्या में हो रहा है और ज्यादा करके मराठा समाज के ऊपर कोई प्रमाण तो बताते कि क्यों ज्यादा हो रहा है। इसकी जो आंकड़ेवाड़ी है, लगभग 7% सिर्फ गुने डिटेक्ट हुए हैं, वो सक्सेस रेट पे गए हैं, बाकी सब कोर्ट में वो खारिज हो गए हैं। ठीक, वो तो अलग अलग। मिलिंद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, वो एट्रोसिटीज एक्ट पे ही आ रहे हैं, क्या ये बात तथ्यात्मक रूप से सही है? एक दो घटनाएं में हो सकता है कि किसी ने जायज नाजायज इस्तेमाल कर लिया हो। क्या जो सामाजिक जो मुद्दे हैं जिनसे लोग अभी गर्म हैं, उनके बहाने इसको टारगेट किया जा रहा है कि एट्रोसिटीज एक्ट को खत्म किया जाए, और वो जो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है? नहीं, सबसे तो 2-3 बात समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पहली बात, इस आंदोलन को इस पार्श्वभूमि पे समझने की जरूरत है। जो 1980 के बाद महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुए हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है, पहला कॉन्फ्लिक्ट देखा है रिडल्स का, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट मंडल का देखा गया है, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट नामांतर मूवमेंट का देखा गया है। इस तीनों भी कॉन्फ्लिक्ट में मराठा और दलित नॉन दलित बहुत बड़ा एंटागोनिज्म देखा गया है। टकराव हुआ है। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन जैसे आपने बताया बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, मूक है और जिसमें कोई लीडर नहीं है। समुदाय ही अपने आप में अपने लीडर है, अपनी जो मांग है वो इच्छा प्रकट कर रहा है। अच्छा, ये इसमें 2-3 मांग समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में जो भी दबा है, कुचला हुआ है, दलित है, उसको 2 प्रिवेंशन है। एक तो अफर्मेटिव एक्शन के तहत एक तो रिजर्वेशन है और दूसरा एट्रोसिटी है। और ये 2 ही ऐसे चीज है जो चीज को लेके इस समुदाय की उन्नति हो सकती है, उसको सोशल जस्टिस के तहत न्याय प्रोटेक्शन है, एक तरह का प्रोटेक्शन है। तो ये दोनों भी प्रोटेक्शन, जैसे आप मराठा आंदोलन में देखोगे, पाटीदार आंदोलन में देखोगे, जाट आंदोलन में देखोगे, गुज्जर आंदोलन में देखोगे, तो ये हम देख रहे हैं कि हिस्टोरिकली ये समुदाय एग्रेरियन कास्ट रही है। और इस एग्रेरियन कास्ट को, जैसे अभी बात आप भी कर रहे थे और उन्होंने भी कहा कि दूसरे तीसरे जनरेशन में एक बहुत भारी ये मार्जिनल फार्मर्स बन गए हैं, स्टेटस गिर गया है। तो वो जो अपना एक डिग्निटी का मामला था, वो डिग्निटी का मामला भी अभी उसमें सामने आ रहा है एक। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि ये आरक्षण की जो मांग है, ये आरक्षण की मांग
एक तरह से ये जो एग्रेरियन कास्ट का बुर्जो एस्पिरेशन है, वो बुर्जो एस्पिरेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे आपने बोला कि आरक्षण से वो देख रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC के बच्चे बच्चियां आगे जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, IAS हो रहे हैं, IFS हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपर मिडिल क्लास, अर्बन अपर मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है रिजर्वेशन से। मुझे लगता है कि इस देश में जितना भी एग्रेरियन कम्युनिटी रहा है, कास्ट रहा है, इस पूरे एग्रेरियन कास्ट का अभी जो बुर्जो एस्पिरेशन है, ये बुर्जो एस्पिरेशन, क्या ये कहा जाए कि उसको ये उन राजनीतिक दलों का जिनको वो पालता पोसता है, उनसे नाराज ना होने की वजह नाराजगी का कोई और कारण ढूंढ ले रहा है, रिजर्वेशन? ये भी है। मतलब एक तो मुझे लगता है अगर महंगी फीस से, अगर आत्महत्या से अगर वो परेशान है, तो उसका कारण तो आरक्षण में तो नहीं है ना। बिल्कुल, उसका कारण तो राजनीतिक दलों में है या नीतियों में है, सरकार की नीतियों में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे महाराष्ट्र में देखेंगे तो जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हाँ। कंट्रोल करता है, हाँ। वो तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंट्रोल करता है वहां का लीडर, पॉलिटिकल लीडर, मराठा समाज। जिस तरह से गुजरात में पटेल समुदाय के लोग जो अगर महंगी फीस ले रहे हैं तो वही है जी। हाँ। तो हमें ये लगता है कि अगर ये आंदोलन शिक्षा को, जैसे आपने बोला कि आरक्षण को लेके है, शिक्षा को लेके है, या एक पहली बात ये है। दूसरी बात, एट्रोसिटी की बहुत बात चल रही है। हाँ, इस पे आप, मुझे ये लगता क्या वो जो कह रहे हैं वो सही है? जी, मुझे ये लगता है कि मुझे बिल्कुल वो सही इसीलिए नहीं लगता है कि देखो 2010 से 2015 तक अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो लगभग 1,75,000 करीब एट्रोसिटीज पूरे देश में केसेस लॉन्च हुए हैं। हाँ। अच्छा, मैं काफी गांव में देखता हूं, हाँ। जब केस होती है तो उसको FIR लॉन्च करने के लिए DYSP नाम के वहां एक अधिकारी रहते हैं और उसका बहुत भारी स्क्रूटिनी होता है, हेवी प्रोसीजर रहता है। तो ऐसा नहीं कि आप जाके एट्रोसिटी लॉन्च करते हो और इमीडिएटली हो भी जाता है। तो मुझे ये लगता है कि एट्रोसिटी ये इस देश के दलितों को, मतलब जितना भी हम अत्याचार और सिविल राइट के डिनाइल के केसेस को देखेंगे तो वहां एट्रोसिटी एक प्रोटेक्शन गार्ड है, देखा गया है। संक्षेप में, क्या आपको लगता है कि इससे लेकर मराठा और दलित एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे? क्योंकि आरक्षण की मांग तो पटेल आंदोलन में भी है, लेकिन वहां तो दोनों में समाज में नहीं टकरा हुआ, लेकिन एट्रोसिटीज एक्ट को लेके या बदलाव को लेकर अगर समाप्त करने की मांग ना भी हो तो दोनों में अलगाव हो सकता है। जी, मुझे ये लगता है कि वैसे मराठा समाज में भी काफी वैचारिक आंदोलन उभर रहे हैं, और जैसे मराठा सेवा संघ हो, मराठा महासंघ हो, और काफी फुले शाहू अंबेडकर, और वो बहुत रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल लेगेसी बता रहे हैं मराठा समाज में भी। इसीलिए दलित और मराठों के टकराव होगा ये स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन ये जरूर है कि एट्रोसिटी के इश्यूज को लेके, आरक्षण के इश्यूज को लेके एक एंटागोनिज्म, तो एक टकराव तो दिख ही रहा है। और बन सकती है। निरंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभिजीत जी जो कह रहे थे कि अपने आंदोलन का केंद्र बिंदु एट्रोसिटीज एक्ट में जो बदलाव की बात कर रहे हैं, मिसयूज रोकने की बात जो कह रहे हैं, वो बनाना चाहते हैं, और जो मिलिंद जी की आपने सुना भी, तो क्या आपको लगता है कि जो प्रकाश अंबेडकर फिर क्यों कह रहे हैं कि ये आंदोलन दलितों के खिलाफ नहीं है, ये मराठा समाज की अपनी लड़ाई है सरकार से? देखिए, ऐसे इस जो हालत है, या इस हालत में किसी ना किसी को तो समझदारी की भाषा करनी होगी, जो प्रकाश अंबेडकर ने की। वास्तविकता यह है कि जो समस्याएं मराठा समाज की है वो पूरी तरह से अलग है। उन कई सारी समस्याओं में से एक समस्या यह है कि एट्रोसिटी के खिलाफ उनके कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि एट्रोसिटी के बारे में वर्बल एब्यूज को लेकर कुछ हद तक ऑब्जेक्शंस हैं, और एंटीसिपेटरी बेल का प्रोटेक्शन एट्रोसिटी एक्ट में चाहिए, ऐसी भी एक उसमें से मांग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सुजाता मनोहर की एक वर्डिक्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोटेक्शन एट्रोसिटी एक्ट में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह स्पेशल प्रोटेक्शन है SC ST कम्युनिटीज के लिए। तो ये बात हो ही नहीं सकती। मेरा फिर से वही कहना है कि एट्रोसिटी का मुद्दा लाना या आरक्षण का मुद्दा लाना, ये फिर से सिम्टम्स की ट्रीटमेंट की बात करना है, डिसीज की बात नहीं हो रही है। जो डिसीज है मराठा समाज की समस्याओं का असली कारण, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है।
और उसके उपायों के बारे में, उसके अगर इलाज के अभी बारे में अभिजीत जी को तो मौका दिया गया, तो वो तो उन समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एट्रोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो आयोजक हैं उसके कोई प्रवक्ता तो है नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन हम फिर क्या समझे इसके बारे में। तो जो मैं फोन से बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि एट्रोसिटीज और आरक्षण हमारे लिए उतना बड़ा सवाल नहीं है जितना जिन स्थितियों ने हमारी हालत खराब की है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जी, आरक्षण, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि आरक्षण की वजह से एक दलित समाजों के बीच में एक सामाजिक उत्थान हुआ, उनकी प्रगति हुई और वो दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो खेती में फंसा हुआ किसान था मराठा समाज का, और उसके बच्चे जो पढ़ नहीं पाए उतना, या जो पढ़े उनको उतने मौके नहीं मिल रहे हैं, तो आज वो उस आरक्षण की बात कर रहे हैं। नारायण राणे की अध्यक्षता में जो समिति सरकार ने बनाई थी, उसने ये रिपोर्ट भी दिया था कि 82% मराठा समाज ये इतनी गरीब हालत में है कि वो ये सारी सुविधाएं उसको नहीं मिल पाती है। अब इसके लिए उसको आरक्षण की बात हुई थी, लेकिन आज बात यही है कि अगर सरकार से ये मांगे पूरी करवानी है तो इसमें चर्चा की कोई बात नहीं है। अगर सरकार को आरक्षण देना है तो सरकार ने कानून में संशोधन लाना है असेंबली में, जो सरकार नहीं कर रही है। वो यही कह रहे कि हम और कुछ करेक्शंस करेंगे, इस तरह की वो भी टाल मटोल सरकार की तरफ से हो रहा है। जी, अभिजीत जी ये बताइए कि वर्षों से जिस तरह से गुजरात में पटेल समुदाय का दबदबा रहा है, मराठा समाज का आप देख लीजिए, हर जो अमीरी के जो प्रतीक हैं उन्हीं पर उनका अधिकार है। चीनी मिल से लेकर तमाम तरह के संसाधनों को देख लीजिए, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता को देख लीजिए। तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिए, फिर आपके समाज के नेता हुए और आपके समाज की ये हालत खराब हो गई, तो समाज ने ठीक ही किया ना कि अपने समाज के उन राजनीतिक नेताओं को अपनी रैली में जगह ही नहीं दी। निश्चित तौर पर यहां पर ये जो मोर्चे हो रहे हैं, ये मराठा, एक मराठा लाख मराठा, जो रास्ते पे उतरा हुआ मराठा है, वो शोषित, पीड़ित और जो आज ये सब सफर कर रहा है, वो मराठा रास्ते पर उतरा है। और हम सरकार के खिलाफ नहीं तो पूरे प्रशासन के खिलाफ है। गए 15 साल से जो सत्ता पे रहे हैं, हमारे भी लोग हैं उसमें, वो लोग, और आज जो सत्ता पे है, जिन्होंने हमारी दिशा भूल की है, जिन्होंने हमें फंसाया है, वो सभी लोगों को हम हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आरक्षण ये मुद्दा है ही, हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण मांग रहे हैं हम, मगर हमें आज तक मिला नहीं है। पिछली गवर्नमेंट ने हमें आरक्षण दिया। मैं समझ रहा हूं, आरक्षण तो आपका पुराना मांग है, वो आज से नहीं मांग रहे हैं, आप पुराने समय से मांग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एट्रोसिटीज एक्ट पर बढ़ेंगे तो कोई साथ नहीं देगा आपके में। किसी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं है कि उसमें बदलाव की वो पहल करके दिखा दे। और बात व्यवहारिकता पे भी होनी चाहिए ना, उनके प्रोटेक्शन का भी जो सवाल है वो फिर कैसे प्रोटेक्ट होंगे फिर वो। आज क्वांटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आज जिस प्रकार से गवर्नमेंट ये सभी मुद्दों पर सीरियस नहीं है, आज इतने आंदोलन, हजारों लाखों की संख्या में लोग रास्ते पर उतर रहे हैं, तो मुझे मैं तो वही आपसे जानना चाहता हूं कि आप जो मैं फोन पे बात कर रहा था, जिन कई नेता मराठा समाज के नेताओं से बात करके जो प्रस्तावना लिखी, और आप जो कह रहे हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। वो कह रहे हैं आरक्षण हमारी पुरानी मांग है, हम एट्रोसिटीज पे भी मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो हकीकत है कि हमारे बच्चों को महंगी फीस देनी पड़ रही है, वो नहीं दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे आगे लड़कियों को रखा है, स्टूडेंट को रखा है अपनी रैली में, जो कलेक्टर को मांग पत्र देती हैं, है ना। लेकिन आप उसको ले आके सिर्फ एट्रोसिटीज पे, आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि ये दो तरह का अंतर क्यों है। पर फी लायबिलिटी, फी भरनी पड़ती है, हमें कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलते, ये हमारे जायज मांगे हैं। तो इन जायज मांगों को आप अपने मराठा सांसद या मराठा विधायकों से क्यों नहीं उठाए? इतने तो मराठा सांसद और विधायक हैं, क्या ये लोग फेल हो गए हैं? क्या इनसे भरोसा नहीं है अब? निश्चित तौर पर फेल हुए हैं। आज सर्वसामान्य मराठा रास्ते पर आया है। आज ये मूवमेंट जो है, ये मराठा मूवमेंट है। मराठा इंडिविजुअली रास्ते पर उतरा है। हमें हमारे आमदारों पर, खासदारों पर विश्वास नहीं रहा ना, तो आप यही हाँ, ठीक है। लेकिन ये एक दिलचस्प बात है मिलिंद साहब, वो तो आंकड़ों से बात चलती रहेगी, वो ठीक है कि आंदोलन में दिलचस्प बात ये है कि
राजनीतिक दल इसमें, हालांकि कितने तैयार नेता हैं, मराठा समाज के विधायक होंगे, कितने सांसद होंगे जो तुरंत वहां नेतागिरी कर सकते थे, उस सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है। मतलब ठीक है, एट्रोसिटीज के एक्ट पे दलितों से टकराव हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन उस सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया अपने समाज के ही नेताओं को। मुझे लगता है कि ये बहुत आप इंटरेस्टिंग प्रोसेस देख रहे हैं, लेकिन जो इस्टेब्लिश मराठा लीडरशिप है, वो इस्टेब्लिश मराठा लीडरशिप का हिस्टोरिकली वहाँ का जो कोऑपरेटिव नेक्सस रहा है, वो कोऑपरेटिव नेक्सस हमेशा स्टेट के साथ रहा है। पहली बार ये महाराष्ट्र में जब कभी नॉन मराठा सीएम देखा गया है महाराष्ट्र में, तब मराठों का बिहेवियर नॉन मराठा सीएम के प्रति अलग सा होता है, अलग होता है। तो मुझे ये लगता है कि मराठा समाज का जो स्टैब्लिश लीडरशिप जो है, वो स्टैब्लिश लीडरशिप स्टेट नेक्सस में हमेशा रही है। पर मिलिंद साहब, इतनी बड़ी संख्या में लोग चुप रह के, बिना नारा लगा के, बिना पोस्टर लगा के दे रहे हैं, मतलब कहीं बाइट भी नहीं दे रहे हैं, कहीं डिबेट भी नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल तो उसको सिर्फ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नॉन मराठा भी समझना क्या ठीक रहेगा? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बिल्कुल अद्भुत घटना है। मराठा समाज का जो गरीब हो, जो मराठा समाज का पीजेंट है, जो काम करने वाला है, जो अल्प उदारक है, ये सब लोग रास्ते पे आया है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको हम मराठा लीडरशिप के बिल्कुल एब्सेंस में ही देखेंगे, ऐसा स्पेस नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे तो हर मोर्चा को जितने भी लोग आ रहे हैं, तो ये रिसोर्सेस अगर कहीं से आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सिस्टमेटिकली कलेक्ट कर रहा है। वो जो संगठन है वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है या नहीं है, तो एक तरह से सभी राजनीतिक दल के लोग मिलकर एक हो सकता है कि एट्रोसिटीज को टारगेट करने के लिए भी एक ऐसा वो किया जा रहा हो, है ना? बिल्कुल, ये हो सकता है। लेकिन एक बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने अपने सोसाइटी के लोगों को, नेताओं को ही, रिप्रेजेंटेटिव को रिजेक्ट कर दिया है और पीसफुल है इनका आंदोलन, कोई नारेबाजी नहीं है। पर एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि मराठा समाज का एक बड़ा हिस्सा दलितों के साथ मिलकर भी फूले शाहू अंबेडकर में बड़ा सक्रिय रहा है, मतलब इस वजह से तो क्या इतनी आसानी से माना जा सकता है कि ये एंटी दलित, डिमांड तो दलित कहेंगे कि एंटी दलित है, लेकिन फिर भी नहीं, वैसे मैं इस पूरे आंदोलन को एंटी दलित आंदोलन नहीं समझ रहा, नहीं समझते आप, एंटी दलित नहीं समझ रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बोला कि महाराष्ट्र का मराठा जो है वो काफी हद तक प्रोग्रेसिव रहा है, शाहू महाराज की लेगेसी बोलने वाला रहा है, महात्मा फुले की लेगेसी बोलने वाला रहा है, बाबा साहब की लेगेसी बोलने वाला रहा है। तो मराठा समाज में जो वैचारिक आंदोलन है, ये वैचारिक आंदोलन हमेशा ही बहुत आगे रहा है। और इस मोर्चा में ये हम देखेंगे कि मराठा समाज का जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या मराठा समाज का जो मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास तबका इस आंदोलन को लीड कर रहा है और पूरा समाज बहुत पीसफुली और विदाउट वायलेंस इसको आगे लेके बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसके तरह तरह के पहलू आएंगे। दो बातें समझना चाहते हैं कि जो गुस्सा भड़कता है वो एक कारण होता है, लेकिन जो गुस्सा बनता है उसके जो तमाम कारण होते हैं, वो गुस्सा भड़कने के बाद भी पीछे क्यों चले जाते हैं, तो फिर उस गुस्से के भड़कने का फायदा क्या हुआ? तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में। निर्भया आंदोलन और उसके बाद बने एंटी रेप कानून का क्या दिल्ली में कोई असर हुआ है? आए दिन इन पहलुओं पर चर्चा होती रहती है, लेकिन अपराध की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी भी दिल्ली में पुलिस महिलाओं के खिलाफ तफ्तीश में देरी करती है और फोरेंसिक जांच की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। बहुत कम मामलों में सजा हो रही है। ये सब दिल्ली महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, सालाना रिपोर्ट में कहा है और ये भी बताया है कि इसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 15 के बीच दिल्ली पुलिस ने 31,446 एफआईआर दर्ज की, सिर्फ 13,000 मामलों में ही चार्जशीट दायर की गई और इन 3 सालों में सिर्फ 146 लोगों को ही सजा हुई। एट्रोसिटीज से लेकर हर मामलों में यही हालत है, एट्रोसिटीज भी कम ही दर्ज होती है। जबकि इधर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दावा किया है कि पिछले 1 साल में उनके आयोग ने 11,268 मामलों में कार्रवाई की, जबकि इससे पिछले के साल में आंकड़ा सिर्फ 3,498 था। इस साल फरवरी से जुलाई के बीच महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर लगभग 2 लाख से भी ज्यादा कॉल्स आई हैं। दिल्ली महिला आयोग के रेप क्राइसिस सेल में फरवरी से जुलाई के बीच 1,146 कॉल आई, इनमें से 554 नाबालिगों से जुड़ी थी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों को भी देखें तो अंदाजा लगता है कि इस साल दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं।
जहां साल 2015 में दिल्ली पुलिस की सभी हेल्पलाइन पर 69,000 कॉल्स आई थी, वहीं इस साल 31 अगस्त तक 49,000 से ज्यादा कॉल आ चुकी हैं। दिल्ली पुलिस के पास दर्ज होने वाले मामलों में सबसे ज्यादा मामले छेड़खानी के हैं, जहां साल 2015 में छेड़छाड़ के 2,337 मामले दर्ज हुए, वहीं इस साल 15 अगस्त तक ही 2,735 मामले दर्ज हो चुके हैं। अपराध से जुड़े ये आंकड़े हमने आपको इसलिए बताया कि अब सड़कों पर भी ये सब साफ दिख रहा है। दिल्ली के बुराड़ी में मंगलवार को एक लड़की की जिस तरह एक लड़के ने सरेआम चाकुओं से गोदकर हत्या की, वो किसी को भी दहला कर रख देगा। इस लड़की की लाश को सड़क पर रखकर आज बुधवार के दिन बुराड़ी के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। दिल्ली के बुराड़ी इलाके की वही गली जो मंगलवार को 21 साल की करुणा की बेरहम हत्या की गवाह बनी। गली से गुजरते हर शख्स की वही रफ्तार है जो कत्ल के वक्त गुजरते राहगीरों की थी। आती जाती लड़कियों की जुबान पर उसी कत्ल की चर्चा है, पर फिक्र शायद किसी को नहीं। यूं तो यहाँ दर्जनों प्रॉपर्टी डीलरों के दफ्तर हैं, जिनमें से कई कत्ल होते वक्त भी खुले थे। बाहर गली में एक सन की एक लड़की पर वार करता रहा। हत्या के बाद उसने अपने मोबाइल से लड़की का वीडियो भी बनाया, लेकिन उन तमाम चश्मदीदों ने खुद को भीतर ही बंद रखा। ऐसा आज सुबह का टाइम था, यहाँ पर आदमी 2-4 ही थे, ज्यादा आज पब्लिक नहीं थी यहाँ पर। ये हमारा सामने मकान है, यहाँ पर हमने एडल्ट स्पोर्ट देखा था सारा केस, पर जब तक नीचे भाग के आए घर से तो जब तक काम हो चुका था। तो कितने लड़के थे दुकान में? एक लड़का था। एक लड़का था। और भी लोग यहाँ से बहुत सारे निकल रहे थे? हाँ, निकलते हैं वैसे। तो फिर क्या चूक रही, क्यों बचा नहीं पाए, क्या वजह रही? वो एक आधी मिनट में काम हुआ उस लड़की का। अच्छा, आप बताएं कि अगर कोशिश लोग करते तो शायद लड़की बच जाती। लड़की बच जाती बिल्कुल। अच्छा, शुक्र मानिए इस बेजान सीसीटीवी कैमरे का, जो खामोश रहकर भी सब कुछ देखता सुनता रहा। उसकी रिकॉर्डिंग सुरेंद्र सरीखे दरिंदे के खिलाफ गवाह बनी। नहीं तो क्या पता कोई कत्ल की बात कबूलता भी या नहीं। इस कैमरे को प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी सुरक्षा में ही लगा रखा है। किसी जमाने का संत नगर अब बुराड़ी बन गया। जमीन सोना हुई तो सौदे लाखों में होते हैं, पर एक बुनियादी सवाल बचा रह गया, क्या इन बस्तियों में हम इंसान ही रहते हैं? बंदूक ले रहा था वो जो मार देते, वो इतनी सी कैंची ले रहा था। मैं उस टाइम पे होती तो मैं भी पत्थर बजाती। उसका जैसे वो चक्कू मारा था, उसका एक पत्थर मेरे 10 पत्थर से नहीं गिरा था। थोड़ा बहुत ये पुलिस का केस है जी, कोर्ट के चक्कर कटेंगे, क्यों खाम का टेंशन लिया हमने, ये इस चीज से डरते हैं। आप बताइए कि कानून से लोग डरते हैं या क्या वजह है, क्यों सामने नहीं आते? ये तो मैंने हम नहीं थे यहाँ। आप बताइए बहन जी कि यहाँ जितनी बड़ी घटना हो गई, कोई उसको बचा नहीं पाया, लड़की की मौत हो गई, क्या लोग कानून से डरते हैं या सामने नहीं आते, क्या वजह? कानून से भी डरते हैं और वैसे भी कोई सामने नहीं आता। सर कहने की बात है, कोई नहीं बचाता। आना चाहिए, कल को ये चीज हमारे साथ भी हो सकती है। आना चाहिए भैया, हम तो दूर के हैं पर आना चाहिए। इतने आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या तुम एक चक्कू कंची से डरते हो? अरे टूट पड़ो उससे आदमी। अचानक की वारदात हुई, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं वहाँ पर था, इतने में यहाँ पर उसके लड़के को घेर के मारपीट करने लगे थे चक्कू। आपने आ नहीं पाया यहाँ पर? नहीं, मैं रिक्शे में था। अच्छा। हाँ, इतने में फिर मार के भग लिए। जब इतने पब्लिक आई तो फिर कातिल लोगों के हाथ तब आया जब वो कत्ल को अंजाम दे चुका था। लोगों ने उसे जमकर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक कंप्यूटर सेंटर चलाता है। कभी लड़की उसके यहाँ कंप्यूटर सीखने आती थी। बस वहीं से दोनों की जान पहचान हुई और आरोपी लड़की के पीछे पड़ गया। करीब 4 महीने पहले लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत भी की थी। लड़की के भाई का ये कहना है कि 5 महीने लगभग मार्च अप्रैल में इन्होंने जब ये लड़का लड़की को तब तंग करता था तो पुलिस में शिकायत करी थी, जिसमें दोनों के परिवार पुलिस स्टेशन में बुलाए गए थे और दोनों ने आपसी रजामंदी से फैसला कर लिया था कि आज के बाद से लड़का नहीं तंग करेगा। और उस दौरान ये लड़के के घर पे भी गए थे जो कि रोहिणी में रहते थे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि सनकी सुरेंद्र ऐसा भी कर देगा। परिवार वालों ने लड़की के शव को सड़क पर रखकर इंसाफ की मांग की।
हमें मौत के बदले मौत चाहिए। हमारी लड़की को मारा, लड़के को हमारे हवाले करा, हम भी उसे ऐसे ही मारेंगे जैसे हमारी लड़की को मारा। हिम्मत नहीं है, कानून की हिम्मत नहीं है, हमारी लड़की को मारा वैसे हम मारेंगे। हमें तो हमारे साथ नहीं है, हमें बॉडी इंसाफ के लिए तो अब पीड़ित परिवार को इंतजार रहेगा, लेकिन इस वारदात ने एक बार फिर दिखा दिया कि खुद में सिमटे रहना और लोगों की बेरुखी अपराधियों के हौसले बढ़ाती है और देश की राजधानी दिल्ली कई बार क्राइम कैपिटल कहलाती है। दिल्ली बेरहम है, दिल्ली बेदर्द है और दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये केवल इस एक घटना ने नहीं बल्कि पिछली कई घटनाओं ने साबित किया है और शायद आगे भी ऐसा देखने को मिले। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।